Hey, welcome. My name is Ajay. You're watching my Utopia. This is the second lecture of the lecture series. We are discussing the mathematics chapter complex variable. So, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंडीशन फॉर एनालिटिकल, कोची रीमन्स इक्वेशंस, मिलनेस मेथड। तो ये चार टॉपिक जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द रेसिड्यू एंड कोचीज थ्योरम। ठीक है, कोचीज की तीन थ्योरीज हैं, तो उन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम लोग को आज देखने हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट डे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए टेलर सीरीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम लोग को ध्यान रखना है। देखिए, अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर आप कर रहे हैं किसी पॉइंट जेड नॉट पर, ठीक है, जेड नॉट पर, तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हाँ, ठीक है, कभी भी आप टेलर सीरीज चाहे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लगाइए या फिर सिंपल किसी भी लॉगरिथमिक या फिर किसी भी फंक्शन में आप लगाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये कंडीशन आपको हमेशा फॉलो करनी होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पर आप एक्सपेंशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सपेंशन लिख रखा है, आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से हमेशा एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ जेड नॉट मतलब कि किसी पॉइंट जेड नॉट पर एफ ऑफ जेड की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद में ये वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये तो हुआ हम लोग का टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर जो एफ डेज जेड है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है। ठीक है, 1 डेज का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, 2 डेज का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इसका दूसरा। आपने ये फॉर्मूला याद किया, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। तो हम लोग अभी एक प्रॉब्लम करते हैं, तो उस प्रॉब्लम के साथ इसको अप्लाई करके देखें कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले के साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है जो तो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। इस फॉर्मूले को आप वहाँ यूज़ करें जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो वहाँ पर आप सिंपल बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, फिर टेलर सीरीज़ का लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज़्यादातर इसका यूज़ हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग इसकी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम लगाने का केवल उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाएं। ठीक, सो देखिए ये प्रॉब्लम है, आपको साइन जेड को जेड इजिकल टू पाई बाई 4 पर इसको एक्सपेंशन करना है। ठीक है, एक्सपेंशन इसका निकालना है। अब आपको पहला बात ध्यान में आनी चाहिए कि साइन जेड क्या जेड इजिकल टू पाई बाई 4 पर डिफरेंशिएबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन जो होता है वो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में कोई वरी करने की प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए होता है एफ ऑफ जेड नॉट। ठीक है, तो हम लोग पहले ही वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में उसको फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू निकाली, एफ डेज जेड निकाला, एफ डबल डेज जेड निकाला। उसके बाद में हम लोगों ने फॉर्मूले में सिंपली रख दिया एफ ऑफ जेड इजकल टू साइन जेड, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो साइन दिया हुआ है। ठीक है, साइन जेड, एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ रखी 1/2, सॉरी 1/√2। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद में और भी आगे एक्सपेंशन हो सकता है, पर हम लोग जनरली 2 या 3 टर्म्स तक निकालते हैं। उसके बाद में वैसे भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर टू टर्म्स पावर 2 तक हम लोगों ने एक्सपेंशन निकाला। तो आपने इसके साथ में देखा होगा कि बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना देखा है। ठीक है, पहले ही आप वैल्यूज निकाल लें तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में टेलर सीरीज से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, टेलर सीरीज का तो काफ़ी सारे जो एप्लीकेशंस हैं, पर अगर खुद टेलर सीरीज से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो वो ऐसा पूछा जा सकता है कि साइन जेड के एक्सपेंशन में जेड माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो आपको पूछ लिया 1/√2 डिवाइड बाई √2। तो इस प्रकार की बेसिक चीज़ें हम लोग उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हम लोग की टेलर सीरीज। आपको लॉरेंट सीरीज के जनरली दो प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक जो मैंने इस साइड लिखा हुआ ये वाला, और दूसरा आपको ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाले फंक्शन देखते हैं। देखिए, लॉरेंट सीरीज में इस प्रकार के जो फर्स्ट काइंड की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको कोई सीरीज का एक्सपेंशन के लिए कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपको सिंपल बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। इसके लिए कुछ कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करनी है, हर क्वेश्चन में आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि आपको ये अगर क्वेश्चन दे रखा है कि 1/z-1 z-2 को आपको एक्सपेंड करना है किस रेंज में, इस रेंज में। ठीक है, रेंज आपको हमेशा दे रखेंगे। तो आपको जो फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो है कि आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया,
पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में आपके पास दो टर्म्स दो फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप करेंगे तो z-1 प्लस 1/z-2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो टर्म्स बनी है दो, इनको आपको 1/z और z/2 के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर z-1 है, अगर मैं z कॉमन ले लूँ तो 1/z के फॉर्म में ये टर्म बन जाएगी, और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो z/2 के फॉर्म में बन जाएगी। तो आपको हमेशा ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसमें जो टर्म्स बन रही है आपको इस फॉर्म में लानी है, ठीक है। एक बार इस फॉर्म में आप ले आए उसके बाद में आपको बाइनोमियल लगा देना है और आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले जो ये हम लोगों ने तीन स्टेप्स देखी हैं, इनको हम एक क्वेश्चंस के साथ अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद में हम लोग इस वाले फॉर्मूले पर आए। सो देखिए वही वाली प्रॉब्लम जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाई थी उसी को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन किया मैंने सबसे पहले इसका, तो इस प्रकार से दो टर्म्स बन गई। अब मैंने यहाँ से z कॉमन लेके 1/z और z/2 के फॉर्म में मैंने टर्म्स बनाई। क्यों बनाई है? क्योंकि मेरे को जो रेंज दी गई थी वो कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो मुझे यहाँ से और यहाँ से पता चलता है मुझे कि किस प्रकार से मुझे अपनी सीरीज़ को एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब मैंने एक्सपेंड किया, अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको ऊपर ले गया, पावर माइनस, देखिए 1/z, ठीक है। अब इसकी पावर -1 आ जाएगी ऊपर, अगर मैं इसको ले जाऊँगा, अगर ये ले गया तो ये तो हो गया बाइनोमियल का फॉर्म। सो इसको मैंने सिंपली यहाँ पर अप्लाई किया और मुझे यहाँ पर फर्स्ट वाला जो टर्म था इसकी एक्सपेंशन मिल गया, और सेकंड वाला जो टर्म था मेरे को इसका यहाँ पर एक्सपेंशन मिल गया, ठीक है। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर बेसिक आपका जो एक्सपेंशन है यहाँ पर आपको मिल गया। अब ठीक है, अब लॉरेंस सीरीज आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं? आपने एक्सपेंशन तो कर दिया, तो देखिए इसमें भी वही जो टेलर सीरीज का जो क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि 1/z स्क्वायर जो है उसका एक्सपेंशन में क्या कोफिशिएंट है, या फिर z का क्या कोफिशिएंट है। तो इस प्रकार से कोफिशिएंट पूछे जा सकते हैं। बाकी लॉरेंस सीरीज का जो एप्लीकेशन है वो आपको रेसिड्यूज फॉर्म का पता करने में यूज़ इसका आएगा, ठीक है। रेसिड्यूज जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो इसी सीरीज़ के बेसिस पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो देखिए ये वाली प्रॉब्लम तो हम लोगों ने देख ली कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग ये 3 स्टेप फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग आते हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मैंने वही जो फॉर्मूला पिछली स्लाइड में दिखाया था वही यहाँ पर लिखा है। इस जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको देखो हम बोलेंगे एनालिटिकल पार्ट, ठीक है। यहाँ पर जो एन की पावर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्म्स जो होंगी पावर वाले उनको हम लोग एनालिटिकल पार्ट कहेंगे। और यहाँ जो ये वाला पार्ट है जिसमें एन नीचे, मतलब अगर आप एन को ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव में बनती है, तो यहाँ पर मेरा इस वाले पार्ट को मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। अभी प्रिंसिपल पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, कुछ पॉइंट डिफाइन करेंगे। अब देखिए अगर किसी फंक्शन के एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में अगर इन्फानाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर उसके प्रिंसिपल पार्ट में इन्फानाइट पॉइंट्स हैं तो उस z नोट को जिस पॉइंट z नोट पर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, पोल क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिकल नहीं रहता, ठीक है। मतलब लगभग एनालिटिकल ना होने की कगार पे आता है, कीज टू एनालिसिस एनालिटिकल, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि सिंगुलर पॉइंट है। पोल किसे बोलते हैं, तो देखिए वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है उसको हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आपने अच्छे से समझ ली, सिंगुलर पॉइंट और पोल पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो हम लोग उस पॉइंट को कहेंगे कि ये सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड वाले पर आइए, अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म्स हैं तो आप उसे कहेंगे कि जेड नोट जो है वो सिंपल पोल है। और अगर आप प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म्स नहीं पाते हैं, ठीक है, अगर आप एक्सपेंशन करते हैं और किसी भी टर्म का नेगेटिव पावर नहीं है तो आप लोग कहेंगे कि ये जेड नोट जो है रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। रेसिड्यू को देख लेते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए रेसिड्यू जो है उसको हम लोग कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस जेड नोट इन लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आप लॉरेंस सीरीज का एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जो टर्म बनेगी इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग कहेंगे रेसिड्यू। ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़ भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको कोई रेसिड्यू निकालने का कहेगा तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप उसकी फंक्शन के एक्सपेंशन करके उसका कोफिशिएंट निकालें, ठीक है। तो फिर हम लोग रेसिड्यू कैसे पता करते हैं, तो रेसिड्यू के लिए हम लोग देखो दो फार्मूला यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला जो है वो सिंपल पोल के लिए। देखिए वर्ड सिंपल पोल का मतलब है
कि जो पावर है वो 1 है, ठीक है। सिंपल मतलब पावर 1 है, और अगर पावर 1 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहेंगे पावर m का पोल, ठीक है। तो z नोट अगर एक सिंपल पोल है तो आप उस फंक्शन का जो रेसिड्यू है वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। z माइनस जेड नोट इंटू एफ ऑफ जेड, और लिमिट जो है z टू जेड नोट जा रही है, ठीक है। अगर आप सिंपली ये लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उस पॉइंट z नोट पर आपका रेसिड्यू होगा। अगर मान लीजिए आपका रेसिड्यू सिंपल रेसिड्यू सॉरी पोल जो है आपका सिंपल पोल नहीं है, वो पावर m का पोल है, ठीक है। जो पोल है जैसे कि मान लीजिए z माइनस 1, ठीक है, 1/z माइनस, तो अब इसको कहेंगे कि सिंपल पोल है, ठीक है, सिंपल पोल है। पर अगर मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए कि आपका जो फंक्शन है वो z माइनस 1 टू द पावर 2 है, तो आप इसे कहेंगे कि पावर m का जो पोल है, ठीक है। इसको सिंपल पोल आप नहीं कहेंगे। तो अगर आपका पोल सिंपल पोल नहीं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि आप इसमें अगर एम इजिकल टू 1 पुट कर देते हैं तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो आप यही फॉर्मूला याद करके, तो इसमें आपको क्या करना है, 1/फैक्टोरियल m माइनस 1, m माइनस 1 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके बाद में वही जो है टर्म है इसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये बहुत दो बेसिक फॉर्मूले हो गए। हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हम लोग को रेसिड्यू पता करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसका एक बेसिक सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इजिकल टू साइन जेड डिवाइड बाई जेड टू द पावर 8, ठीक है। जेड इजिकल टू 0 पर आपका रेसिड्यू पता करना है। अब देखिए जेड की पावर 8 है, मतलब सिंपल ये सिंपल पोल नहीं है, ठीक है। एम इजिकल टू 8 दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो रेसिड्यू किस पावर का है, 8 पावर का है। तो आपने जो एम वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपने यहाँ पर वही फार्मूला लिखा, एम की जगह आपने 8 रखा, तो यहाँ पर आपका आया 7 टाइम यहाँ पर, और यहाँ पर आपने साइन जेड डिवाइड बाई जेड टू द पावर 8, जेड माइनस 1 टू द पावर 8, ठीक है। अब देखिए जेड टू द पावर 8 से जेड टू द पावर 8 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको साइन जेड को 7 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस आएगा, दूसरी बार करेंगे तो माइनस साइन आएगा, फिर तीसरी बार, तो इस प्रकार से आप जल्दी से यहाँ पर करके 7 बार जब करेंगे तो माइनस कोस जेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1/फैक्टोरियल 7 लिखा, और उसके बाद में माइनस कोस जेड, जेड इजिकल टू 0 पर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, तो ये कहाँ पर अपन अप्लाई कर रहे हैं, जेड इजिकल टू 0 पर रखा, ठीक है। तो जेड इजिकल टू मैंने 0 रखा, और यहाँ फाइनली अपना आंसर आया 1/फैक्टोरियल 7। तो ये जेड इजिकल टू 0 पर इस फंक्शन के लिए रेसिड्यू हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी प्रोसेस मैंने आपको दिखा दी। सेम पैटर्न आप किसी भी क्वेश्चन पर लगाएंगे, सॉल्व होगा। देखिए रेसिड्यू के जो दूसरे काइंड के जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर आप एक्चुअली फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल तो है पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको लॉरेंस सीरीज को एक्सपैंड करना होता है, ठीक है। लॉरेंस या फिर टेलर सीरीज किसकी भी हेल्प से आप उसको एक्सपैंड कीजिए, और फिर 1/z माइनस जेड नॉट के जो कोफिशिएंट है उसको निकालिए। तो उस प्रकार के क्वेश्चन बहुत रेयर है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आपको कभी डाउट आए उसमें तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा। बेसिक जो हम लोगों ने चीज़ देख लिया, अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो है कोचेज़ की कुछ थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं, तो उनको हमको देखना है, ठीक है। इन 3 थ्योरीज में से शुरू की जो 2 थ्योरीज हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इनको याद नहीं रखते हैं तब भी काम चल जाएगा। थर्ड थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से ये 2 थ्योरीज भी डेराइव हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी का यूज़ क्या है, देखिए फर्स्ट थ्योरी का यूज़ है कि मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड है, किसी उसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कोई क्लोज लिमिट आपको दे रखी है, सर्कल का मतलब है कि क्लोज इंटीग्रल है, और उसका एक रेंज आपको यूनिट सर्कल या फिर किसी भी प्रकार की एक आपको लिमिट दे रखी है, तो इस लिमिट में आपको इस एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन पता करना है। तो कोची की इंटीग्रल थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि अगर इस रेंज में एफ ऑफ जेड का कोई भी सिंगुलर पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या, कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर एफ ऑफ जेड डिफाइन नहीं हो या फिर एनालिटिकल नहीं हो, तो अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो फिर इस लिमिट के लिए इसका जो इंटीग्रल होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताई है। आपको इसकी जो स्टेटमेंट है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए देखना है, ठीक है। कॉलेज की एग्जाम्स के लिए हम लोग उसका जो स्टेटमेंट है उसको याद करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड वाला जो है कोचीज़ इंटीग्रल फार्मूला, तो कोचीज़ इंटीग्रल फार्मूला क्या बोलता है
कि फर्स्ट वाले में आपने देखा कि इस रेंज में कोई अगर सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो उसका इंटीग्रल जीरो होगा। मान लीजिए उसके अंदर कोई एक सिंगुलर पॉइंट आ गया, इस लिमिट के अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट z नॉट एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा? तो सेकेंड वाला फॉर्मूला बोलता है कि अगर मान लीजिए कि इस रेंज में कोई भी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट z नॉट, तो फिर वहाँ पर जो इंटीग्रेशन है एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट का, वो बन जाएगा 2 पाई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। ठीक है, एफ ऑफ जेड नॉट पर आपको वहाँ पर निकालना है उसका वैल्यू और 2 पाई इंटू आयोटा कर देना। ठीक है, ये आई। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला, जो कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है, इसके दो फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है सिंपल पोल के लिए था, सेकंड वाला जो अगर आपका पोल की पावर n है तो आपको बेसिकली यही फॉर्मूला याद रखना है, 2 पाई आयोटा 1 माई। अब आपको ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा होगा, हमने जो रेसिड्यू पता करा था वहाँ पे जो m पावर वाला जो फॉर्मूला था वही ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी थर्ड वाली जो थ्योरी देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो इस पर हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज़ ये कभी आएगी नहीं। तो देखिए, सबसे जो यूज़फुल है वो है आपकी कोचीज रेसिड्यूअल थ्योरम। ठीक है, रेसिड्यू थ्योरम। अब ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है और उसका अगर आपको इंटीग्रेशन पता है कि इस क्लोज लिमिट में आपको पता करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर आपका सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है, ये सिंपली बोलता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूअल। ठीक है, तो देखो हम लोग को उस लिमिट सी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर आपको रेसिड्यू पता करना है, उनका सम करना है और उसमें 2 पाई आयोटा का इंटू कर देना है, तो आपको इस इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा। अब मान लीजिए हम लोग ने जो कोचीज की फर्स्ट थ्योरम देखी थी उस पर आते हैं। वो क्या बोलती थी, एफ ऑफ जेड का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है इसमें और अगर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो उसको जीरो बोलेंगे। अब देखिए इससे भी आप उस थ्योरम पर जा सकते हैं, अगर कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई रेसिड्यू नहीं होगा, और अगर कोई रेसिड्यू नहीं होगा तो यहाँ पर आंसर जीरो आएगा। तो इससे आपको फर्स्ट वाली जो थ्योरम थी उसका आंसर मिल गया। सेकंड वाली थ्योरम जो है, अगर आप रेसिड्यू का फॉर्मूला यहाँ रखें तो आपको जो सेकंड वाली थ्योरम में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था बड़ा सा, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोचेस की 3 थ्योरम थी जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली थ्योरम है और आप इसका यूज़ देखें।